नमस्कार जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश कांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अकेडमी। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आज क्लास 10th का जो हिंदी है, हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो का PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF आपको अवेलेबल करा दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने पॉइंट आता है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। ठीक है, तो नागरी लिपि के जो लेखक है वो गुणाकर मूल्य जी है। ठीक है, और ये रहा उनका तस्वीर, देख लीजिए। तो नागरी लिपि के जो लेखक है वो है गुणाकर मूल्य। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। और जन्म स्थान पूछा जाए आपसे तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए? सबसे पहले नागरी लिपि के लेखक कौन है, पहला प्रश्न ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न और यहाँ पे तीसरा प्रश्न। ठीक है, और ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ पे 4 प्रश्न आसानी से बन चुके हैं। आप लोग ये नहीं समझिए कि सर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कम है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा अवेलेबल कराया गया है। और आपको याद रखना है कि हर साल लेखक के नाम और लेखक के जन्म, मृत्यु और उनके जन्म स्थान से लगभग 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग हर साल 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद करना इसको अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे पॉइंट आपके सामने, प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। जो ये निबंध है नागरी लिपि कहाँ से लिया गया आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताइएगा? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे भारतीय लिपियों की कहानी के? तो गुणाकर मूल्य ही होंगे। यानी कि इसका यहाँ पे 5 नहीं 6 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए तो आगे देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। ऑब्जेक्टिव को देखेंगे यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, या दक्षिणी भारत से, या उत्तरी भारत से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी भारत से मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी दे दिया गया है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1020 ईस्वी, 1021, या 1022, या 1023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1020 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? यानी कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने 8वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, या 4वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वीं शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो ऑप्शन आपके सामने है, मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मराठी भाषा में इन्होंने क्या किया था? मिडिल स्तरीय पढ़ाई की थी। ठीक है, कौन? तो गुणाकर मूल्य, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है, मूल्य मतलब गुणाकर मूल्य। ठीक है, मूल्य मतलब गुणाकर मूल्य, याद रखिएगा। मूल्य मतलब गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन है दिल्ली, जौनपुर, वर्धा में, या इलाहाबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वर्धा में उन्होंने क्या किया था? अपना हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी लिपि में, या खरोष्ट लिपि में, या ब्राह्मणी लिपि में, या देवनागरी लिपि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो नेपाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे जाता था होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा है तो कोई बात नहीं, होगा भी आप मान सकते हैं। आप गुप्तों की राजधानी क्या कहा जाता होगा? ठीक है, क्या कहा जाता होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, या देवनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देवनगर कहा जाता था। और देवनगर के कारण ही देवनागरी क्या पड़ा था उसका
लिपि का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन जो है नागरी लिपि की क्या है, तो पुत्री है, बहन है, भगनी है या बहू है, तो क्या है, बहन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। यानी कि जो केरल के शासक थे वो अपने सिक्कों पर वीर केरलस्य जो शब्द है वो किस लिपि में लिखवाए हुए थे। ऑप्शन आपके सामने है, नागरी लिपि में या ब्राह्मी लिपि में, नदी नागरी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि नागरी लिपि में इसके प्रमाण मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। सेम क्वेश्चन है, नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उत्तर भारत, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उत्तर भारत की विशेष सत्यपथ शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष सत्यपथ शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली या नागर शैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागर शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक मिनट फ्रेंड, आंसर आप लोगों को पहले शो हो जा रहा है ना, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, 2 सदी पहले, 2 दशक पहले या 20वीं सदी में या 11वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 सदी पहले। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे मार्कर ले लेते एक बार। हाँ चलिए, नागरी लिपि कब एक स्वदेशी की लिपि थी। नागरी लिपि कब एक स्वदेशी की लिपि थी। ऑप्शन है 15वीं सदी में, ईसा पूर्व के काल में, 8वीं से 11वीं सदी में या कभी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या 8वीं से 11वीं सदी में जो नागरी लिपि थी वो सर्वदेशी लिपि थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले जो है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ऑप्शन है नंदी नागरी, कोनकनी, ब्राह्मणी या सिद्धम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, सिद्धम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ऑप्शन है 150 से अधिक, 2500 से अधिक या 3500 से अधिक या 4500 से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2500 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं सदी या 15वीं सदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्लामिक शासक का जो आरंभ काल है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12वीं सदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए, ठीक है, राम सीए शब्द अंकित करवाया था। यानी कि कौन जो शासक थे वो अपने सिक्कों पर सीता और राम की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द को अंकित करवाए हुए थे। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, नंदी नागरी है या देवनागरी है या मराठी लिपि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं टकसाल का मतलब क्या होता है। उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सिक्कों से, अभिलेखों से या लिपियों से या अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का मतलब जो संबंध है वो सिक्कों से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टकसाल का जो मतलब होता है वो होता है जहाँ सिक्के जहाँ बनाए जाते हैं ना, उस जगह को टकसाल बोला जाता है। जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को टकसाल बोला जाता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है, तो एक मंत्र है या सिद्ध योगी है या साधु है या एक प्रकार की लिपि है। तो एक प्रकार की लिपि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो प्रयाग को या काशी को या मथुरा को या उज्जैन को। प्रयाग मतलब याद रखिएगा इलाहाबाद को प्रयाग बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी को बोला जाता है देवनागरी की संज्ञा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन है सरहपाद, ठीक है, तुलसी या वाल्मीकि या निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरहपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अश्मोघवर्ष कौन था, अश्मोघवर्ष कौन था। एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, या एक कवि था, या राजवैद्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि प्रख्यात जो था राष्ट्रकूट राजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बेतमा कहाँ से है, बेतमा कहाँ से है, इंदौर के पास या इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास। तो ये कहाँ किसके पास है, तो ए है इंदौर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 27 है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किसे राजा का पल्लियम ताम्रपत्र मिले, यानी कि जो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा का पल्लियम ताम्रपत्र मिला है, इसे पूछना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है महेंद्रपाल, या राजा वरगुण, या राजा भोज, या श्रीगंग राजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा वरगुण इसका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का जो लिंक है हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से जाकर आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।